my YouTube चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है टेंस। जिसका नाम क्या है दोस्तों? टेंस। दोस्तों, टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? काल कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये सेकंड चैप्टर है दोस्तों। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेंस की जो परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। तो टेंस का कार्य क्या है? टेंस का काम है कि किसी भी कार्य के समय को व्यक्त करना। समय समझ रहे हैं दोस्तों? समय का मतलब क्या है? टाइम। टाइम को जो दर्शाता है वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ऐसा वर्ब जो टाइम को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब देखिए, आप बोल सकते हैं कि टेंस refers to the time of an action or event in the sentence and it is the study of verb। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ब जो है, अगर आपने मेरा वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो वर्ब का वीडियो देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं दोस्तों। वर्ब जो है, सबसे पहले तो इसको वर्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे। और वर्ब का हिंदी क्या होता है दोस्तों? वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया होता है। तो टेंस क्या है? क्रिया के अध्ययन को काल कहते हैं। क्रिया के अध्ययन को काल कहते हैं। अब क्रिया दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है V1, V2, V3, V4 और क्या V5। इस सभी को मेन वर्ब कहते हैं। सभी को क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। एक एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है। तो टेंस क्या है? क्रिया के अध्ययन को काल कहते हैं। वर्ब के स्टडी को टेंस कहते हैं। वर्ब मतलब मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब आप समझ लीजिए दोस्तों। एक्सिलरी वर्ब किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को ही हम लोग कहते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। चाहे आप एक्सिलरी वर्ब्स कहिए, चाहे हेल्पिंग वर्ब्स कहिए, तो दोस्तों याद रखिए कि मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के अध्ययन को हम लोग कहते हैं टेंस। मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के अध्ययन को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रिया के अध्ययन को ही हम काल कहते हैं दोस्तों। अब इसको सेंटेंस से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस हो कि आई प्ले एक सेंटेंस है जिसका अर्थ होता है मैं खेलता हूँ। आई प्ले का अर्थ होता है मैं खेलता हूँ। या मान लीजिए कि सेंटेंस दिया है दोस्तों, आई कम हेयर डेली, मैं प्रतिदिन यहाँ आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्ले है, कम है, ये दोनों क्या है? क्रिया है। अगर इसको हटा दें तो आई को हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। ये एक वर्ड है, तो बिना वर्ब का कोई टेंस नहीं होता है। जब तक वर्ब नहीं आएगा तब तक टेंस नहीं होगा। अब वही आपको ये समझना होता है कि किस वर्ब को हम कौन सा टेंस कहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो टेंस है इसको पहले 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो भाग होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा भाग जो होता है उसको कहते हैं पास्ट टेंस। और तीसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो ये 3 पार्ट होता है दोस्तों। एक प्रेजेंट टेंस होता है और एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और
फ्यूचर टेंस को दोस्तों भविष्यत काल कहते हैं। तो 3 तरह का काल होता है। एक वर्तमान काल होता है जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, एक भूतकाल होता है जिसको पास्ट टेंस कहते हैं, और एक फ्यूचर टेंस होता है जिसको हम भविष्यत काल कहते हैं। तो 3 तरह का काल हो गया दोस्तों। एक हो गया आपका, पहला हो गया वर्तमान काल, वर्तमान काल जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा दोस्तों भूतकाल जिसको पास्ट टेंस कहते हैं, और तीसरा होता है भविष्यत काल जिसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इस तरह से 3 टेंस हुआ दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पे आपको देखिए प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे है पास्ट टेंस, और ये है आपका फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों प्रत्येक टेंस का, जितने भी टेंस हैं, जैसे 3 टेंस होता है और 3 के 4 क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। इस प्रकार कुल टेंस की संख्या हो जाता है 12। अब इस 12 टेंस में दोस्तों पहला जो टेंस आता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद दोस्तों दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद तीसरा जो टेंस आता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो टेंस आता है दोस्तों उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के बाद दूसरा जो टेंस होता है पास्ट टेंस होता है, और पास्ट में पहला आता है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आता है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस जो आता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं कौन सा टेंस? तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो टेंस आता है उसको हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये पास्ट टेंस का भेद होता है दोस्तों। अब आते हैं फ्यूचर टेंस में। देखिए जैसे फ्यूचर टेंस जो होता है इसमें भी दोस्तों फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आ गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद दूसरा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर आता है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। और लास्ट जो टेंस होता है 12 नंबर जो टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आप समझ हो गए होंगे कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, और टेंस के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस आता है, पास्ट टेंस आता है, फ्यूचर टेंस आता है। कुल टेंस की संख्या 12 होता है, जिसका नाम हमने अभी आपको बताया। अब देखिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसके अंत में ता है ती है रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे रहता है। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं पहला जो टेंस है, जो फर्स्ट टेंस है दोस्तों, कौन सा टेंस है? तो यहाँ ध्यान देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को 3 नाम से जानते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, एक होता है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, या इसी को हम प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। तो याद रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रखिएगा कि जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा उसके अंत में, वर्ब के अंत में हमेशा आएगा ता है, ती है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते हैं जब रहता है तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों वर्ब दो तरह के लगते हैं, या तो V1 लगता है या तो V5 लगता है। दो ही तरह का वर्ब लगता है। V1 और V5 का प्रयोग किस टेंस में होता है, तो याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किस टेंस में दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका प्रयोग होता है, V1 और V5 का। अब आपको समझना है कि कहाँ V1 लगता है और कहाँ V5 लगता है। दोस्तों दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है जिसको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, तो प्लूरल में आ जाता है दोस्तों आई, इसमें वी आ जाता है, इसके बाद यू आ जाता है, इसके बाद आपका दे आ जाता है, इसके बाद आपका प्लूरल नाउन आ जाता है। इन सभी को प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगता है। यानी जब सब्जेक्ट दोस्तों आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, प्लूरल नाउन होगा, या याद रखिएगा एक से अधिक नाम होगा तो उसके साथ V1 लगता है। अब V5 देखिए दोस्तों, V5 किसे कहते हैं, आप समझिए V5 और V1 में क्या अंतर है। तो V5 ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसमें S हो, ES हो और IES हो। वर्ब का चैप्टर नहीं देखे हैं दोस्तों, तो वर्ब का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि वर्ब का अध्ययन ही हम लोग टेंस में करते हैं। तो V5 किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें S, ES, IS होता है, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है। सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों, तो जहाँ पे ही रहता है, सी रहता है, ईट रहता है, या कोई सिंगुलर नाउन रहता है, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं दोस्तों V5 का। V5 समझ गए होंगे, जिस वर्ब में S रहता है, जैसे रीड का V5 रीड्स होता है, गो का V5 गोज होता है, और ट्राई का V5 ट्राइज होता है। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो वर्ब में S लग जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला इसमें जो यूज है वो ये है कि रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए, रूटीन एक्शन मतलब दोस्तों जो नियमित कार्य होता है उसी को हम लोग रूटीन एक्शन कहते हैं। तो रूटीन एक्शन को भी कई पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है आपका रूटीन एक्शन में रेगुलर एक्शन, दूसरा आता है इरेगुलर एक्शन, तीसरा आता है हैबिचुअल एक्शन, और चौथा आता है दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ। तो देखिए, अगर हम बात करें रेगुलर एक्शन के, तो दोस्तों रेगुलर का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जो डेली होता है, ऐसा काम जो डेली होता है, या ऐसा काम जो प्रतिदिन होता है। डेली और प्रतिदिन का मतलब क्या, एवरी डे। तो जिसमें भी दोस्तों डेली और एवरी डे अगर किसी सेंटेंस में लगा हो तो सामान्यतः उसका जो ट्रांसलेशन है उस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे आई कम हेयर डेली का मतलब हो गया मैं प्रतिदिन यहाँ आता हूँ। आई कम हेयर डेली, मैं प्रतिदिन यहाँ आता हूँ। अब दोस्तों दूसरा इरेगुलर एक्शन होता है। इरेगुलर एक्शन का मतलब हो गया अनियमित कार्य, नियमित और अनियमित, रेगुलर और इरेगुलर। ई जो है यहाँ पे प्रीफिक्स है दोस्तों, सफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स, तीन तरह का जो है एफिक्स होता है। ऐसा काम जो कभी कभार होता है दोस्तों, कभी कभार जो काम होता है जो नियमित नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। जैसे भूकंप का जो आना है दोस्तों वो प्रतिदिन का काम नहीं है, ये कभी कभी 2-4 साल 5 साल में एक बार हो जाता है। तो ये अकस्मात घटना होता है, इरेगुलर होता है, जिसकी समय निश्चित नहीं होती, ये कभी भी हो सकता है। तो अर्थक्वेक्स का मतलब होता है भूकंप। कम इन जापान, जापान में आता है। तो जापान में क्या आता है दोस्तों, जापान में क्या आता है, भूकंप आता है। तो दोस्तों अर्थक्वेक कम इन जापान का मतलब हो गया कि अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप जो होता है जापान में आता है, तो आते रहता है जाते रहता है, ये कभी कभी काम होता है। तो इसको हम लोग इरेगुलर एक्शन में रखते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन के बारे में। हैबिचुअल माने जो हैबिट्स को दर्शाता है। जैसे ही स्मोक्स का मतलब है कि वह धूम्रपान करता है, उसे धूम्रपान करने की आदत है। अगर कहें ही ड्रिंक्स यानी कि वह शराब पीता है, उसे शराब पीने की आदत है। आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ, मुझे 5 बजे जगने की क्या है, आदत है। अब दोस्तों ऐसा घटना जो सार्वभौमिक होता है,
सार्वभौमिक सत्य माने यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है वो पूरब में उगता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, मतलब ये हर जगह होता है दोस्तों। ऐसा काम जो हर जगह एक समान होता है, जैसे मान लीजिए दिया हो कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4, तो इसको भी हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट कहते हैं। या कर्म ही पूजा है, ये प्रोवर्ब भी है दोस्तों, और ये सार्वभौमिक सत्य कथन भी है। तो ऐसे कथन को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा नियम क्या कह रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और स्पोर्ट्स के कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि पीएम साइंस डील, यहाँ पे साइंस का मतलब हो गया, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब हस्ताक्षर करना। तो पीएम ने व्यापार पे क्या किया, साइन किया, हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पे जो साइन है, साइंस का मतलब हस्ताक्षर करना होता है। सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। तो जहाँ पे भी हमें कमेंट्री करना होता है दोस्तों, कमेंट्री को दर्शाना होता है, तो वैसे सेंटेंस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों तीसरा नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि निकट भविष्य के किसी प्लान को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि वर्तमान में हम भविष्य के वाक्यों की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं, लीव्स फॉर एक जो है फ्रेज है दोस्तों जिसका अर्थ होता है रवाना होना। लीव्स फॉर का मतलब क्या होता है, रवाना होना। यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो लीव्स फॉर मतलब रवाना हो रहा है, कहाँ के लिए, चाइना के लिए। नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह, यानी कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अगले सप्ताह जो है वो चाइना के लिए क्या हो रहा है, रवाना हो रहा है। तो ऐसा काम जिसको हम वर्तमान में ही क्या कर लेते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं, तो फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड प्लान को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो होता है निम्नलिखित कार्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है दोस्तों, वही आई वी यू दे यू होता है, तो उसके साथ वर्ब में एस नहीं लगता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, एस लगता है। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, जैसे निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट का, और यूज़ करते हैं डज नॉट का। डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किस टेंस में होता है दोस्त, तो डू नॉट और डज नॉट का जो प्रयोग है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट और क्या लगता है, डज नॉट लगता है। वही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट लगेगा, और जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे अगर कहें दोस्तों कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो आई डोंट नो और हर हो जाएगा, मैं उसे नहीं जानता। अगर वही सेंटेंस हो कि वह मुझे नहीं जानती है, तो यहाँ पे दोस्तों होगा शी डज नॉट नो मी, शी डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानती है। तो यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में दोस्तों जाना। अगर हमें यस नो सेंटेंस बनाना हो तो यस नो सेंटेंस में हम डू का प्रयोग और डज का प्रयोग पहले करते हैं दोस्तों। डू और डज पहले लगता है। डब्ल्यू एच कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है, तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड के बाद डू और डज लगता है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि व्हाट ही नोज अबाउट यू, वह
कह रहा है कि व्हाट डज ही नो अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है। तो दोस्तों ये सेंटेंस जो है ध्यान से देखिए कि व्हाट ही दिया है, हमने अभी आपको बताया कि WH वर्ड जो होता है इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो डू लगता है या तो डज लगता है, तो डू और डज लगता है। तो इसमें डू और डज का प्रयोग चूंकि फर्स्ट सेंटेंस में नहीं दिया है इसलिए वो क्या है, गलत है। नीचे वाला सेंटेंस सही है, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। यानी आप समझ गए होंगे कि जो भी WH वर्ड है, WH वर्ड माने क्या होता है दोस्तों, जैसे व्हाट हो गया, जैसे वैन हो गया, ये सब WH वर्ड कहलाता है। तो इसके बाद तुरंत आएगा डू और डज मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए दोस्तों, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। देखिए दोस्तों, जब व्हाट का प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में करते हैं, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जो दो वाक्य को जोड़ता है। तो जब दो वाक्य को जोड़ेगा कंजंक्शन के रूप में होगा तो व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। और जब इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में होगा तो दोस्तों इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए